जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर में जो बिहारी के पद की व्याख्या दी गई है, आरंभिक 100 पद में हमने करीबन 5 पद कर लिए हैं। आगे के पद आज प्रस्तुत हैं आपके समक्ष। इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए, हिंदी आवर प्राइड जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, जाके आप वहां से इसको ले सकते हैं। तो आगे के पद को हम शुरू करते हैं कि बिहारी जी ने नायिकाओं के हाव भाव का वर्णन जो अपने शब्दों में किया है, गागर से सागर बनने की कला के रूप में। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसत ना ही मनमत नेजा जोक सोक कुवी कुवी जी हमाहे। यानी कभी कह रहे हैं कि नायक ने जब से नायिका को कुभी नामक आभूषण पहने हुए देखा है, ये कोई आभूषण होता है। प्रस्तुत दोहा में जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा जो संपादित बिहारी रत्नाकर से पंक्तियां ली गई है, इस दोहे में कवि ने नायक की तीव्र काम भावना का वर्णन करते हुए एक तरीके से कहा है कि नायक अपने सखा से काम जनित अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहता है कि जब से मैंने नायिका को कुभी यानी कान में पहनने वाला आभूषण पहने हुए देखा है, उसके प्रति प्रेम भाव और अधिक मेरे मन में बढ़ गया है और यह प्रेम भाव उसके हृदय को पीड़ित करता रहता है। नायिका के कान में शोभित जो खुवी है, खुवी नायक के हृदय में गढ़कर बिल्कुल कामदेव के भाले की नोक की तरह उसे पीड़ा दे रहा है, यानी वो मुझे व्यथित कर रहा है। तात्पर्य यही है कि नायक का जब तक नायिका से मिलन नहीं हो जाता, तब तक कामदेव के भाले की नोक से या काम वासना नायक को व्यथित करती रहेगी। यानी कहीं ना कहीं कभी बिहारी जी के द्वारा एक नायक के माध्यम से जो दिखाया गया, ये तीव्र उसकी काम भावना उसके अंदर है, उसको दिखाया गया है कि नायिका से दूर कामासक्त नायक की तीव्र विरह वेदना कुभी पहनने से हो जा रहा है। यानी विरह वेदना तो सहज स्वाभाविक ना होकर ये तो काम जनित उत्पन्न लगता है। तो यहाँ पे विशेष बात क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे विशेष तौर पे जो भी देखेंगे वहां पे श्रृंगारिकता को प्रधानता दी गई है। यानी श्रृंगारिकता जो है, एक नायिका का जो एक तरीके से वर्णन किया गया है जिस रूप में, तो ये जो श्रृंगारिकता रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्ति ही रही है। और खुबी करके ऐसा है, जो भी चीजें ये है खुबी जो कि कान में कुंडल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे दोनों में यमक अलंकार दिखता है। एक खुबी का अर्थ होता है भला, दूसरी खुबी का अर्थ है कान का आभूषण। तो दोनों अलग अलग अर्थ लेके हैं। और बिहारी के युग में खुबी नामक आभूषण का बड़ा प्रचार था, उसका प्रयोग बिहारी ने इस दोहे में भी किया है। बाकी कामासक्त नायक की प्रणय वेदना का चित्रण एक तरीके से पूरे दोहे में ही देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो आसक्त होता है एक आभूषण को देख के जो कि नायिका पहनी हुई होती है, उसके सौंदर्य पे वो इतना मग्न एक तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो उसी का वर्णन यहाँ पे अपने सहज शब्दों में बिहारी जी ने किया है। आगे कहते हैं जुवती जौन में मिली गई। यहाँ पे कहते हैं कि जुवती जौन में मिल गई नायक न होती, एक मिनट देखा जाए तो हाँ यहाँ से तो यहाँ पे कहते हैं कि जुवती जोन में मिल गई नायक न होती लखाई सौंधे के डोरे लगी। यहाँ से हम एक मिनट फुल मोड में कर देते हैं। एक मिनट देखिए नायिका का हाव भाव का वर्णन करते हुए कवि इस रूप में कह रहे हैं कि जोवती जुनह में मिल गई नैक न होती लखाई सौदे के डोरे लगी अली चली संग जाई। यानी शुक्ला विसारिका नायिका का चित्रण करते हुए ये कहते हैं कि नायिका सखी के साथ चांदनी रात में अभिसार के लिए जा रही है, आसमान से चांदनी की वर्षा हो रही है और धरती पर नायिका के शरीर का रंग भी चांदनी की तरह उज्जवल और गोरा लग रहा है। यानी एक तरीके से देखें तो वही है कि नायिका के सौंदर्य वर्णन में विभिन्न चेष्टाओं, उसकी विभिन्न जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं की बात की गई है। उसके सौंदर्य के बखान में एक तरीके से कवि ने, क्योंकि कवि की एक विशेषता भी है कि वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहने वाले हैं, तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है कि नायिका के सौंदर्य का जो वर्णन करते हैं, तो नायिका के सौंदर्य का यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उसकी उज्ज्वलता को लेके है। प्रस्तुत दोहे में कैसे कहते हैं कि कभी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बखान करें कि उसकी नायिका का रंग जो है, वो जो नायिका है इतनी ज्यादा गौर वर्ण की है,
इतना उज्ज्वलता है कि चांदनी रात में उसकी सखी को ये पता ही नहीं चलता कि वो किधर जा रही है, कहाँ जा रही है। और उसकी सुगंध की बात, उसकी सुगंध का प्रसार इतना है, उसको लक्षित करके उसी प्रकार वो चली जा रही है जिस प्रकार कोई भ्रमर भौरा कमल के फूल की सुगंध लक्षित करके उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। यानी अली चली संग जाई, यानी अतिशयोक्ति नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके गौर रंग के वर्ण की विशेषता तो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बता रहे हैं कि भ्रमर यानी एक तरीके से अली चली संग जाई, उसकी सखी को पता ही नहीं चल रहा वो किस तरफ चली जा रही है। सौदे के डोर लगी, यानी सखी विस्मय में पड़ गई कि नायिका कहाँ है। ऐसी स्थिति में वो केवल नायिका के शरीर की गंध, यानी गंध बोले तो नायिका इतनी ज्यादा महक रही है कि उसके सहारे उसकी सखी उसकी तरफ चली जा रही है। ये तो रास्ता, एक तो उसका गौर रंग और उसका रास्ता दिखा दे रहा, दूसरा उसकी सुगंध है कि पूरा ऐसा लग रहा है कि इतना फैला हुआ है कि उसी तरफ। तो ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया गया है कवि बिहारी जी के द्वारा। अतिशयोक्ति है, 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और संपूर्ण रोहे में रूपक और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। और नारी सौंदर्य का इतना ज्यादा सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन अगर देखा जाए कुछ इसी शब्दों में अली के बारे में भी, कि अली का अर्थ यहाँ भ्रमर ना होकर उसकी सखी है। अली को हम भ्रमर के लिए यूज करते हैं लेकिन सखी के लिए यूज किया गया है। बाकी ये है कि नारी सौंदर्य का वर्णन मतिराम ने भी इसी तरीके से किया है। पीछे पीछे आवत अंधेरी सी भंवर भीड़, आगे आगे फैलत उजारी मुख चंदगी। तो नायिकाओं का इतना जबरदस्त वर्णन रीतिकाल में होता था, तो इससे लग रहा है कि दरबारी कवियों को वाकई में जिस तरीके से काम दिया गया था वो बहुत ही अच्छे से निर्वहन कर रहे थे और गागर में सागर बनने की कला से तो माहिर थे ही एक तरीके से कवि बिहारी जी। और आगे भी वो कहते हैं कि यहीं पे नहीं रुकते, आगे वो कहते हैं हो रीझी लखी रीझे और छाभई छबीले लाल, सोन जूही सी होवती दुति मिलत मालती माल। प्रस्तुत दोहे में रीति सती कवि बिहारी द्वारा रचित, जो कि बिहारी सत सही है, जबकि श्रृंगारिक चेष्टाओं की क्रीड़ाओं से भरी जो नायिका उसके सौंदर्य वर्णन का एक तरीके से वर्णित करते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने नायिका के सौंदर्य का बखान उनकी सखियों से इस प्रकार कराया कि नायक में नायिका से मिलने की इच्छा जागृत कैसे हुई, वो कैसे मिलना चाहती है। तो नौ यौना नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सखी नायक से कहती है कि मैं स्त्री होकर उसकी छवि पर, उसके सौंदर्य पर रीझ गई। दूती यानी स्वयं स्त्री होकर नायिका की छवि पर रीझ कर नायक के पास जाकर कहती है, हे नायक, मैं नायिका के अनिर्वचनीय सौंदर्य को देखकर मुक्त हो गया हूँ। मतलब कि वो दूती स्वयं स्त्री होकर, दूती जो स्वयं स्त्री है वो स्त्री होकर नायिका की छवि पर रीझ कर नायक के पास जाकर कहती, हे नायक, मैं नायिका के अनिर्वचनीय सौंदर्य को देखकर मुक्त हो गई हूँ। हे छैल छबीले रसिया, उस नायिका का वर्ण इतना लावण्यमय और चंपक पुष्प के समान स्वर्णिम सा लग रहा है कि उसके गले में पड़ी हुई मालती पुष्पों की सफेद माला सोन जूही के पुष्पों वाली पीत वड़ामाला लगने लगी है। सखी को ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में उस पे इतनी रीझ गई हूँ कि वो जिधर जा रही मैं उधर ही चली जा रही हूँ। तो पूरे दोहे में अगर लगेगा तो नायिका की स्वर्णिम आभा का चित्रण हुआ है और प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका के लावण्य नामक तत्व की व्यंजना करते हुए उसके ऊपर स्वतः ही एक पुरुष को मुग्ध कर लेने की छवि को उकेरा है। रीतवादी मानसिकता तो नजर आ ही रही है कि किस तरीके से मन में नायिका के सौंदर्य वर्णन में ही सब कुछ कभी रमा पड़ा है और संपूर्ण दोहे में नायिका के अनिर्वचनीय वर्ण सौंदर्य की व्यंजना ही की गई है। आगे कहते हैं, बहके सब्जी कहत है ठोर कठोरो लखे न कोई, छीन और से ए छवि झाके नैन। बहके सब्जी की कहत, नायिका नायक की छवि का पान करके मनमस्त हो गई है। बहके सब्जी की कहत ठोरू कठोर लखे ना, यानी ऐसा लग रहा है कि मानो उसे मदिरा का पान उसने किया है, बहक गया है सब्जी की कहत ठोरो कठोरो लखे ना, कहीं भी देख नहीं रहा है, वह बहकने लगा है और उसके स्वयं पर उसका नियंत्रण नहीं रह गया। इस कारण नायिका की सखी उससे कहती है कि हे सखी, तुम्हें लोक की लाज रखनी चाहिए। कोई तुम्हें प्रेमोन्माद में इस प्रकार मनमस्त देखेगा तो क्या कहेगा। तुम्हें अपने अनुराग को सबसे छिपा कर रखना चाहिए। और जब सखी की ये बातें सुनकर नायिका भी कहती है कि मैं क्या करूं सखी, प्रियतम की छवि रूपी मदिरा पान करके मैं बहक गई हूँ और कितना भी छिपाऊं पर मेरा नयन बिना समय देखे सारी बात प्रकाशित ही कर देता है। यानी सखी पूर्वानुरागनी नायिका को प्रेम भावना की असमय अभिव्यक्ति करने से रोकती है कि नहीं, समय से पूर्व तुम्हें प्रेमाभिव्यक्ति नहीं करनी है।
लेकिन नायिका भी अपनी समस्या बता रही है कि मैं तो प्रेम की वशीभूत हो गई हूँ, और जब वो हो गई हूँ तो विवश हो गई हूँ। और वो कहती है कि हे सखी, मैं तो रोक ही ना पा रही हूँ अपने आप को, अपने सौंदर्य के नशे में मैं छके हुए मेरे नेत्र बहक जा रहे हैं, ठौर कुठौर नहीं है। और ये अर्थात स्थान की उपयुक्तता अनुपयुक्तता का मुझे मेरे मन में विचार भी नहीं आ रहा है। मेरे मन की सारी गुप्त बातें ही मैं कह देना चाहती हूँ, और वे क्षण भर में ही कुछ होते हैं और दूसरे ही क्षण कुछ और हो जाते हैं। छीने और से एक छाबी छाके नैन, यानी अब तो तू ही बता कि ऐसी व्यवस्था की स्थिति में नेत्रों पर हम नियंत्रण कैसे पाए। तो एक तरीके से वृत्यानुप्रास अलंकार का अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। रूप की मादकता का चित्रण किया गया है। प्रेमोन्मोद में एक तरीके से बहकने का वर्णन है, अर्थात दोहे में प्रेम उन्माद, यहाँ पे इसको कह सकते हैं प्रेमोन्माद कहते हैं। प्रेम के उन्माद में एक तरीके से बहकने का, प्रेमोन्माद करके ये गलत लिख दिया है। प्रेमो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे प्रेमोन्माद, इसमें विशेषोक्ति, रूपक और स्वभावोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। विद्यापति ने प्रस्तुत दोहे में व्यंजित प्रेमोन्माद का वर्णन इस प्रकार किया है। खने खन नयन कोन अनुसराई, खन खन बसन धूल तन धरही, खन खन दसन छटा छुटहास, खन खन अधर आगे गौहास। तो मतलब वही है कि रूपकाति से युक्ति वर्णन है ही, साथ में बिहारी जी ने नायिकाओं के हाव भाव का चित्रण ही किया है अपने अलग अलग, क्योंकि उनके देखा जाए तो अलग अलग जो भाव है नायिका के, उन सारे विशिष्ट लक्षणों को एक एक करके उकेरा है। आगे कहते हैं कि फिर चित उत ही रहतो, यहाँ पे आगे कहते हैं कि फिर चित उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भौर की नाव। पूर्वानुरागनी नायिका का चित्रण करते हुए नायिका सखी से प्रेमादेशा का वर्णन करते हुए कह रही कि हे सखी, जब से नायक को देखा तभी से मेरा मन उस पर इतना अधिक आसक्त हो गया है कि उसने उस लज्जा रूपी डोरी को जिसके सहारे वह उसे नायक के पास से हटाती थी तोड़ डाला है। अब ये चित्त नायक के अंग प्रत्यंग की छवि के वात्या चक्र में उसी प्रकार फंस कर रह गया जिस प्रकार किनारे से बांधने वाली रस्सी के टूट जाने पर कोई नाव भंवर में फंस कर रह जाता। यानी एक तरीके से देखे फिर चित्त हुत ही रहतो। प्रस्तुत दोहे में जो कि सर्वाधिक विख्यात रीतिकाल के कवि बिहारी लाल जी, जिनका साहित्यिक कृति बिहारी सस्से से उद्धृत पंक्तियां हैं, मूलतः श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। वो किस प्रकार बताते हैं कि नायक के प्रति नायिका के अनुराग किस प्रकार यहाँ पे अभिव्यक्त हुए हैं कि अनुरागनी नायिका अपनी सखी से कह रही है कि नायक के प्रति अपने प्रेम को प्रकट हुए कि मान लो जैसे ही कोई रस्सी के टूट जाने पर नाव क्या होता है, भंवर में पड़ जाता है, भयो भौर की नाव, यानी रस्सी टूटा और उस पर नाव भंवर में पड़ गया। उसी प्रकार मेरे हृदय की लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है और उस नायक के प्रत्येक अंग की शोभा के समूह में पड़कर मेरा मन बार बार नायक की ओर ही चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहारी ने श्रृंगार के सहज पक्षों को उकेरने के साथ कविता को उसी का विषय भी बनाया है। और नायक नायिकाएं मध्य वर्ग के सामान्य युवक युवतियां हैं, इसलिए उनके श्रृंगार वर्णन में साधारणीकरण की अनूठी क्षमता देखने को मिलती है। बिहारी अनुभव के उत्कृष्ट कवि हैं, तो इस दोहे की अनुभव योजना भी उन्होंने उत्कृष्ट तरीके से ही की है। और इस दोहे में बिहारी की सदी हुई परिष्कृत और मंजी हुई ब्रजभाषा दिखाई देती है। इस दोहे में उपमा एवं रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। पुनरोक्ति प्रकाश, छेकानुप्रास, रूपक अलंकार, इन अलंकारों का भी अच्छा खासा प्रयोग हुआ है। आगे कहते हैं कि नीकी दई आनाकनी, एक तरीके से नीकी दई आनाकनी, फिकी फरी गुहारी, तज्जो मन तारन विरुदु, बारक पारुंदु तारी। प्रस्तुत दोहे में ये कहा गया है कि बिहारी जी कह रहे हैं कि श्रृंगारिक प्रवृत्ति से इतर ये दोहा भक्ति रस का है, जहां बिहारी ईश्वर से अपनी मुक्ति की बात करते हुए उन्हें उलाहना दे रहे हैं। बिहारी ईश्वर को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे नाथ, आपने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। नीकी दई आनाकनी, मेरी बात को सुनकर आनाकानी कर दिए। फीकी परी गुहार, आपने मेरी बात को जब सुनकर आनाकानी कर दी तो एक आप ही तो थे जिससे मेरी उम्मीद थी कि आप मेरी अवश्य पुकार को सुन लेंगे और इस विलासी वातावरण से बाहर निकालकर मुझे तार देंगे, किंतु आपने भी मेरी पुकार नहीं सुनी। अब ऐसा लगता है कि मानो आप एक हाथी को तार कर थक गए हैं और अब आपने प्राणियों को तारना छोड़ दिया है। तब बिहारी के गुहार ने सुनने पर भगवान से खींचकर उन्हें उलाहना देने की बात कही। यानी कभी भगवान को उपालंब देते हैं कि उपालंब का भाव उनके अंदर क्यों आ रहा है कि हमको एक तरीके से हम इस विलासी वातावरण में फंसे पड़े हैं। और देखिए नायिकाओं का एक तरीके से हाव भाव का चित्रण कर रहे हैं।
अब इस विलासी वातावरण से हमको निकालेगा कौन? भगवान निकालेंगे, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो उपालंब देते हुए कह रहे हैं कि हे नाथ, आपने तो मेरे प्रति पूर्ण अपेक्षा भाव की। निकिदई आना कनी फीकी परी गुहारी तज्यो मन तारन विरुद्ध बारक पारुनतार, यानी आपके कानों तक पहुंचती ही नहीं मेरी बातें। संभवतः आप एक बार भी हाथी का उद्धार करने में इतने थक गए कि आप अपने उद्धारकर्ता कहलाने के विरुद्ध को ही त्याग देंगे। तो यहाँ पे वृत्यानुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार और मूल प्रवृत्ति मूल श्रृंगारिक है ही। और भगवान द्वारा गज हाथी को तानने की कथा ये भागवत तथा अन्य पुराणों में विस्तार से दी गई है, जिसको यहाँ पे कवि बिहारी जी ने प्रयोग में लिया है। बाकी ये भी है कि विलासी वातावरण में एक तरीके से उन्होंने श्रृंगारिक हाव भाव चित्रित करते करते कहीं ना कहीं उनका व्यथित मन भी है, और ये व्यथित मन कवि के मन से ये चित्रित हुआ है। लेकिन फिर भी बिहारी सस्से में आपको देखेंगे पूरा ही नायिकाओं के हाव भाव चेष्टाओं का ही वर्णन समस्त पदों में देखने को मिलता है। आगे कहते हैं कि चितही ललचाओ चखनू डटी घूघट पटमा। यहाँ से ये देखिए, तो बिहारी जी कहते हैं कि चीतई ललचायो चखनू डटी घूघट पटमा, छल से चली छुआई के छिनकू छबीली छा। यानी बिहारी जो कि मुख्यतः श्रृंगारिक कवि, उन्हीं की हाव भाव चेष्टाओं क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं क्योंकि उसमें उनको महारत हासिल था। तो नायिका की क्रीड़ाओं में मुग्ध नायक अपने सखा से नायिका के स्पर्शाभात की बात कर रहा है, उनको टच यानी उनको स्पर्श करने की बात कर रहा है कि एक तरीके से नायक को देखकर नायिका के द्वारा की गई जो अनुराग से उत्पादक हुई, यानी अनुरोग उत्पादक चेष्टाओं को देखकर नायक नायिका की सखी से कह रहा है कि नायिका ने मुझे घूंघट में से ललचाई हुई आंखों से अपलक दृष्टि से देखा और वह चतुराई से अपनी छबीली छा अर्थात रूप का स्पर्श कराकर चली गई। उस स्पर्श भाव से प्राप्त मुझे जो परम सुख के कारण मेरा मन अब पूर्ण स्पर्श सुख प्राप्त करने के लिए व्याकुल उठा है। यानी फिर से वही पंक्तियां जो आगे की पंक्तियों में आया था कि मैं निश्चित ये कह सकता हूँ कि मैं फिर से मिलन को आतुर हूँ, क्योंकि पहले तो उसने मुझे अपनी ललचाई आंखों से देखा, फिर मुझसे अपनी छाया छूकर वो चली गई, जिससे मुझे आनंद मिला और मैं चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से उसके प्रेम में एक तरीके से समर्पित अपने को पाऊं। तो उस समय भी देखिए रीति काल में जो प्रचलित घूंघट प्रथा का आभास देखने को मिलता ही है, और नायक अब नायिका के साक्षात दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। दोहे में अगर देखें तो वृत्यानुप्रास अलंकार है ही, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है, साथ ही विशेषोक्ति अलंकार को भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अलंकारों का अच्छा खासा प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि ब्रज भाषा का निखरा हुआ प्रांजल रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। परिष्कृत ब्रज भाषा का सशक्त उदाहरण देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ से कहते हैं जोग जुगति सीखे सब मनो। अगर देखें तो कवि कह रहे हैं जोग जुगति सीखे सब मनो महामुनि मैन, चाहत पी अद्वैतता कानून सेवन नैन। तो यहाँ पे कवि बिहारी जी ये कह रहे हैं कि नवयौवना नायिका की सखी उसके सौंदर्य का प्रस्फुटित नवयौवन का प्रशंसा करते हुए क्या कह रही है प्रस्तुत दोहे में, जो दूती यानी सखी है वो नायिका के नव अंकुरित यौवना का वर्णन कर रही है कि अब उसे लग रहा है कि देखो ये रीतकालीन तो जो भी प्रेम है वो सहज भावनाओं पर आधारित ना होकर पूरा वस्तुतः देखा जाए वासना पर टिका हुआ है। जहाँ पे देख रहे हैं नायक नायिका को मिलन की बात कर रहा है, पूर्ण स्पर्शा भाव की बात कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रीतकालीन प्रेम सहज भावनाओं पर आधारित नहीं है कि सहज भावना बढ़ रही है, नहीं, वासना पर टिका हुआ है। तो रीतकालीन कवि ने अपने काव्य में प्रेम के इसी रूप का जब चित्रण किया, तो जहां नायिका का संभोग नायक के लिए परम आवश्यक है, तो प्रस्तुत दोहे में भी जो सखी है वो नायिका के नव अंकुरित यौवना का वर्णन कर नायक को मिलने के लिए प्रेरित कर रही है। कैसे? नव यौवना नायिका की सखी उसके सौंदर्य का प्रस्फुटन नव यौवन की प्रशंसा करते हुए नायक से ये कह रहे कि अब काम रूपी महामुनि यानी कामदेव ने नायिका के संभोग रूपी युग की सभी विधियां बता दी है, अर्थात प्रियतम संयोग की प्राप्ति के सभी उपाय बता दिए हैं। अब उसके नेत्रों का विस्तार हो गया है, यमन आते ही नेत्रादि कुछ अंगों का विस्तार हो जाता है, जिससे उसका प्रियतम उसकी ओर आकर्षित होता चला जाता है और नायक की मिलाप में अभिन्नता चाहने योग्य हो गई है। अर्थात यदि तुमने एक बार उसका भोग कर लिया तो वह तुम्हें खुद से अलग नहीं होने देगी, क्योंकि अब वह पूर्ण यवना हो गई है और तुम भी उसके यवन पर रीझ कर उसके सामने सदैव उपस्थित रहो। भाव ये कि जिस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य वैराग्य धारण करके कानून अर्थात वन की ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे नेत्र भी प्रियतम की प्राप्ति कामना से कानों तक चले गए हैं। तो यहाँ पे अलंकारों में छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष अलंकार और वही है कि रीतिकालीन जो एक विशेषता यहाँ पे देखने को मिलता है, रीतिकालीन स्त्री संभोग
इनका वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज ये भी है कि मुग्धा नवयौवना नायिका का एक तरीके से वर्णन है। मुग्धा नवयौवना, कई प्रकार की नायिकाएं होती हैं हिंदी में, तो यहाँ पे जो है वो मुग्धा नवयौवना नायिका का जो है वो चित्रण देखने को मिलता है। दोहे में वर्ण विन्यास, बाकी श्लेष मूलक, सांग रूपक अलंकार, ये सब देखते ही बनता है। मतलब एक तरीके से कई अलंकारों का प्रयोग है, ब्रजभाषा का अच्छा खासा प्रयोग है, तो ये सारी चीजें तो है। आगे देखिए बिहारी के वही है, गागर में सागर भरने की कला, नायिकाओं का इतना हाव भाव का वर्णन तो और कहीं नहीं देखने को मिलता जो यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे वो कहते हैं कि खरी पात्र कान की कौन बहायो बाने, आँख कली ना रली करियो अली अली जिये जाने। अब एक जगह अली का प्रयोग जो हुआ था सखी के लिए हुआ था, यहाँ पे किसके लिए हुआ है? प्रस्तुत दोहा में, जो कि बिहारी से सही से लिया गया है, तो प्रस्तुत दोहे में नायिका को यह संदेह है कि उसका पति नायक किसी अन्य स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया है, वो भी किसके? जो कि एक नीच दासी है। अच्छा, ये चीज आप भ्रमर गीत सार में भी देखते हैं कि जब उद्धव आते हैं तो उद्धव से एक तरीके से कुब्जा के बारे में बात छिड़ती है, तो फिर ये चीजें प्रसंग छिड़ता है कि कृष्ण जी भी किस तरीके से जाके गोपियों को भूल गए वहां पर, किसी दासी के उसमें फंस गए हैं। यहाँ भी प्रस्तुत दोहा में रीतिकाल के सर्वविख्यात कवि बिहारी द्वारा यही चीज प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि जब नायिका के हाव भाव का वर्णन कर रहे हैं तो आपस में जब वो लोग बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं खरी पात्र कान की कौन बहाऊ बानी, आग कली ना रली करियो अली अली जिए जा। वो कहते हैं कि संदेह उनको हो रहा है कि वो कहीं और प्रेम में फंस गए हैं। नायिका ने पति को कभी स्वयं उस नीच दासी के साथ विहार करते हुए नहीं देखा, किंतु यह समाचार मिलने पर विश्वास कर लेती है और नायक से कुपित होकर बैठ जाती है। नायक नायिका को समझाने के लिए उसकी सखी को भेजता है। सखी द्वारा नायिका को समझाए जाने का ही चित्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी वही दोहा यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। नायिका की सखी उसे समझाते हुए कहती है कि हे सखी, तू भी कान की बड़ी पतली है, किसी की भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेती है। तुझे इतनी जल्दी किसी बात की है पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनी सुनाई बातें विश्वास करने योग्य नहीं होती, ऐसी बातों को सुनकर तुरंत भुला कर दिया जाता है। देख, मैं तेरी सखी हूँ, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। तो ये उसको समझा रही है कि सभी की बातों पर, यानी सम्यक विचार किए सबकी बातों पर विश्वास नहीं कर लेते। तो मेरी इस बात से निश्चित रूप से सत्य ये मान ले कि भ्रमर किसी भी स्थिति में आंख की कली के साथ विहार नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से कहा है कि भ्रमर किसी भी स्थिति में आंख की कली के साथ विहार नहीं कर सकता। इस चीज को, यानी नीच दासी के साथ वो विहार नहीं कर सकता। तो वही चीज है कि खरी पातरी कान की, यानी मुहावरे का सटीक वर्णन देखने को मिला किसी भी स्थिति में। और ये जो आंख है, कली कली, इन सब में तो प्रतीकात्मकता यूज हुआ है। भ्रमर किसी भी स्थिति में आंख की कली के साथ विहार नहीं करेगा। और प्रस्तुत ये अली शब्द का अर्थ यहाँ नायिका की सखी, और दूसरे अली शब्द का अर्थ है नायक यानी भ्रमर। तो यहाँ पे देखिए अली अली का दो प्रयोग हुआ ना, एक अली का प्रयोग हुआ है, तो एक अली तो उसकी सखी हो गई, लेकिन एक अली क्या है, एक अली जो है वो भ्रमर के लिए यूज हुआ है। आंख कली मतलब आंख कली का भी प्रयोग हुआ, आंख कली, ये आंख कली। तो आंख कली को इसलिए प्रयोग में लाया गया है कि आंख कली है वो जो नीच दासी का प्रतीक है ना, कि किसी भी स्थिति में जो है और किसी के साथ विहार कर सकता है, उसके साथ नहीं कर सकता। आंख कली एक नीच दासी का प्रतीक है। जिस प्रकार आंख कली एक विषैली कली भ्रमर के लिए आग्रह होती है, उसी प्रकार जो एक अभिजात नायक होता है उसके लिए नीच दासी का संभोग प्रेम विहार आग्रह नहीं है उस तरीके से। और बाकी छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, सेमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इन सभी का प्रयोग देखने को मिल रहा है। आगे बिहारी जी वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि पिए बिछुरन को दुसहु दुख, हर्षो जात प्यसार, दुर्योधन लियो देख याद, तजत प्राण ई बार। प्रस्तुत दोहे में नायिका की मध्य स्थिति का वर्णन करते हुए उनके मन में जो दो भावनाएं एक साथ व्याप्त हैं, प्रीतम से दूर जाने का दुख और मायके जाने के सुख ने एक अजीब सी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका की इसी मनस्थिति का चित्रण किया है। पहले नायिका जब अपने नैहर मायके जाती थी तो उसे नायक से वियोग का दुख नहीं होता था। अब देखिए अलग अलग नायिकाओं के हाव भाव ना एक बार वही देख लेंगे कि कितने प्रकार की नायिका, हर एक नायिका का अपना वो है। तो यहाँ पे एक मध्यावस्था नायिका के बारे में बात की जा रही है कि वो अपनी ससुराल से अपने पीहर जा रही है। अतः एक ओर तो उसे अपने पिता के घर जाने का सुख अनुभव हो रहा है, तो दूसरी ओर प्रीतम के विछोह का दुख भी हो रहा है।
महाकवि बिहारी ने नायिका की इस सुख दुखमयी मना स्थिति का तुलना दुर्योधन से कर दिया। अभी देखिए, एक जगह नायिका का वर्णन उन्हें इस तरीके से जोड़ के किया, ज्योतिषी के समान की काजल लगता है, काजल पे जैसे काजल लगाए तो शनिग्रह लगा लिया। अब यहाँ पे इतना, वही तो ये बात है कि कितना सूक्ष्म वर्णन आखिर किसने किया है, बिहारी जी कर सकते हैं। अब बिहारी जी नायक नायिका को इस प्रकार बैठ के देख रहे हैं, नायिका को खासकर, कि उसको एक तरफ दोनों स्थितियां, ये जो विडंबना होती है बीच बीच में कि एक बार वो पियर जा रही है तो भी प्रॉब्लम में है, और इधर वो ससुराल के लिए तो वो भी परेशानी कि यहाँ पति छूट जा रहे हैं, वहां पे पिता के घर जाने का खुश, वो द्वंदात्मक स्थिति को कह रहे हैं कि ये मना स्थिति को मैं ही समझ पा रहा हूँ। वो तुलना भी दुर्योधन से कर दी कि पहले जब अपने मायके जो है अपने नैहर जाती थी ये, तो उसे नायक से वियोग का दुख नहीं होता था, लेकिन क्योंकि अब रहने लगी, प्रेम बढ़ गया है, तो उसके मन में केवल नैहर जाने की खुशी होती थी। पर अब वो मध्यावस्था में बीच में फंस गई है, एक और उस पिहर जाने की, माँ बाप से मिलने की खुशी है, तो दूसरी और प्रियतम से बिछड़ने का दुख भी है। अर्थात उसके मन में दुख और सुख के भाव एक साथ उत्पन्न हो गए हैं। और कवि ने नायिका की इस दशा को दुर्योधन की दशा के समान बताया है। कैसे? क्योंकि दुर्योधन को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ के बताया गया है कि दुर्योधन को साफ मिला था कि जब उसके मन में सुख और दुख की स्थिति एक साथ उत्पन्न होगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और वही स्थिति मुग्धावस्था इस नायिका की है, मध्यावस्था नायिका की। अब ऐसे में दुख और सुख की दशा में नायिका की भी वही स्थिति हो गई है। इस सारी स्थिति का वर्णन एक सखी से वो कह रही है, तो ये असमंजस की स्थिति का यहाँ बहुत ही जबरदस्त चित्रण किया गया है प्रस्तुत दोहे में। नायिका की मानसिक अवस्था कि किस ऊहापोह में वो चल रही है ना, मानसिक अवस्था का, और वो अपनी एक तरीके से इस अवस्था को बयां किससे करे। इस दोहे में हर्ष और विषाद भाव की संधि एक साथ उभर के आई है। बिहारी ने वियोग श्रृंगार के सहक पक्षों को दोहे का विषय बनाया है। आगे कहते हैं कि जीने पट में झुलमती, नेक्स्ट जो है एक तरीके से 16 नंबर का है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनुसिंधु में लसती सपल्लव डार। नायक एक तरीके से यहाँ पे वर्णित करते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत दोहे में वासक साज सज्जा नायिका के अनिर्वचनीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि नायक नायिका पर मोहित हो गया है और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन अपने सखा से कर रहा है। नायक नायिका की एक झलक पाकर ही उसकी ओर आकर्षित हुआ जा रहा है। नायक ने जब नायिका के रूप सौंदर्य का दर्शन किया तो नायिका ने झीनी पट यानी जो साड़ी होती है जिसमें से झिलमिल जैसे झलकता रहता है पूरा शरीर, तो वो झीनी में ही साड़ी पहन रखी थी। नायिका के सौंदर्य पर रीझ, एक तरीके से वो रीझ जाता है, नायक जो होता है वो एक तरीके से सौंदर्य पे रीझ जाता है। तो रीझ कर नायक स्वगत अथवा अपने सखा से वो कह रहा है कि नायिका के रूप की आभा वही साड़ी में ऐसे झिलमिला रही थी कि मानो कांति फूट निकल रही हो। उस समय नायिका के हाथ पांव ओठ और कान ऐसी शोभा प्रदर्शित कर रहे थे जैसे समुद्र में कोई कल्प वृक्ष खड़ा हो और उसके डाले पत्तियां विहार कर रही हो। मतलब पूरे दोहे में अगर देखें तो कवि ने कल्पतरु के माध्यम से नायिका के रूप की दिव्यता, यानी अब कल्प वृक्ष भी नहीं बचा, कल्पतरु को भी उन्होंने लपेट लिया और उसके सौंदर्य को एक तरीके से उसके सौंदर्य की तुलना करके नायिका के साथ बता दिया कि सखी जो साड़ी पहनी है और फिर उसमें उसका शरीर जो कांति, उसकी चमक जो झिलमिला रही, वो इतना शोभा दे रही है मानो समुद्र के अंदर कल्पवृक्ष की कोई डाली पत्तों से ही झिलमिला रही हो। तो प्रस्तुत दोहे में वासक सज्जा मुग्धा नायिका के रूप लावण्य का वर्णन करना किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से सौंदर्य की दिव्यता और कांति को भी व्यंजित किया गया है। साथ ही कवि ने अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्ताकर्षक प्रयोग किया है। नायिका के रूप की दीप्ति का वर्णन बिहारी ने एक अन्य दोहे में भी किया है। जुवती जौन में मिल गई नैक न होती लखाई, सौधे के डोरे लगे अली चली संग जाए। आगे कवि वर्णित करते हुए कह रहे हैं कि डारे थोड़ी गाढ़ गही नैन बटोही मार, चिलक चौदहवें रूप ठग हंसी फारी डारे। बिहारी नायिका के सौंदर्य पर मुग्ध नायक की स्थिति का वर्णन करते हुए यहाँ पे कह रहे कि नायक की आंखें नायिका के शोभाधिक्य के कारण वहां से हट नहीं पा रही है। मतलब कि डारे थोड़ी गाढ़, एक तरीके से जहां पे वो टिक गया है। एक तरीके से प्रस्तुत दोहे में नायक नायिका के रूप के सौंदर्य के वर्णन की बात कर रहा है, शोभा के पान की बात कर रहा है और उसके सौंदर्य पे इस प्रकार मोहित हो जा रहा है कि सौंदर्य को निहारते निहारते नायक की दृष्टि नायिका की ठुड्डी के गड्ढे पर पड़ती है जिस पर से नायक अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता। इस प्रकार नायिका के सौंदर्य और रीझे नायक की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि वो शोभा
इतनी ज्यादा वो कांति उस तरीके से चमक प्रदर्शित करती है कि मेरे नेत्र बस उसी की ठुड्डी के गड्ढे को ही निहारते रहते हैं जिसमें वो गड़ गए। मुझे उसके रूप के दूसरे अवयव को देखने का होश भी नहीं रहा। उसकी हंसी ने उसके सौंदर्य पर चार चांद लगा दिए। उसके सौंदर्य को देखकर मेरे नैन रूपी पथिक उसी प्रकार मारे गए, घायल हो गए, एक तरीके से जिसे तारों इत्यादि के प्रकाश से भ्रमित होकर पथिक सुबह होने से पहले ही अपनी यात्रा आरंभ कर देता है और मार्ग में ठग उन्हें मार कर उनके सारे सामान को लूट कर गड्ढे में डाल देते हैं। भाव ये है कि नायिका के हंसने पर उसकी ठुड्डी का गड्ढा और गहरा आकर्षक हो जाता है और एक तरीके से बिहारी जी पूरा अच्छे से दृश्य को कैप्चर कर रहे हैं। तो सांग रूपक छेकानुप्रास अलंकारों का अच्छा खासा प्रयोग है। नायिका के सौंदर्य पर मुग्ध नायक की स्थिति का वर्णन है कि उसकी शोभा दिख उसमें किस तरीके से वो अपने आप को एक ठग मतलब कि एक तरीके से इतना जुड़ा पा रहा है कि वहां से वो हिल ही नहीं रहा है, बस वही देख रहा है। आगे फिर कहते हैं कि कीने हो कोरी जतन अब कहीं कढ़े कौन, भू मनमोहन रूप मिली पानी में को लीन। यहाँ पे वर्णित करते हुए कह रहे हैं प्रस्तुत दोहे में एक सखी अपनी मोहन के प्रेम में डूबी सखी को समझाती हुई कह रही कि हे सखी तुझ पर पुरुष पर अनुरक्त नहीं होना चाहिए तुझे, तो उसकी ओर से अपना मन हटा ले। इस पर सखी अपनी प्रेम व्यवस्था को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी मोहन का लावड़ में रूप मेरे मन के मानसरोवर में मिलकर पानी में घुले हुए नमक के समान एक हो गया है। अब कोई कोटि प्रयत्न करके भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। यानी वृत्यानुप्रास अलंकार मन शब्द इन सारी चीजों का एक तरीके से अच्छा खासा प्रयोग देखने को मिलता है कि कवि ने नायक के नायिका के सौंदर्य पर मंत्र मुग्ध होने की बात की है और बाकी रीतिकालीन वातावरण के अनुरूप स्त्री के रूप लावड़ी का वर्णन किया गया है। अंकुरित यौना के रूप में लावड़ की मारकता व्यंजित हुई है। नक्सिक वर्णन में बिहारी ने टुड्डी के गड्ढे के सौंदर्य को केंद्र में रखा है। ब्रजभाषा पर बिहारी की ठोस पकड़ यहाँ पे लक्षित होती है। आगे कभी कहते हैं आगे की पंक्तियों में देखा जाए वैसे तो ये 100 पद हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद है, कुछ बहुत ही तेजी से हम लेके कर ले रहे हैं। आगे कहते हैं कि लग्यु सुमन है हो सफल। एक तरीके से देखा जाए तो कभी कह रहे हैं कि लग्यु सुमन है हो सफल आत्मपुरुष निवार बार बार अपनी सिची सुहृदयता बार। यानी नायिका की सखी नायिका को इस दोहे के माध्यम से संतोष और धैर्य बधाती हुई ये कह रही है बालक तेरी वाटिका में जो सुमन अर्थात प्रेम के जो पुष्प लगे वो किसी न किसी दिन अवश्य ही फलित होंगे, किंतु इसके लिए जो तुझे अपनी वाटिका को सुहृदयता अर्थात प्रेम पूर्ण मित्रता के जल से सिंचित करना होगा और उसे क्रोध की धूप से दूर रखना होगा। यानी एक तरीके से प्रेम के साथ ही रखना होगा। लगे सुमन यानी तुम्हारे वाटिका में तो प्रेम के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वही चीज है कि तुम्हें उसके साथ बहुत ही मतलब इस तरीके से रहना है कि अच्छे से बहुत ही जतन से रखना है, ये करना है। तो वही है कि प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी द्वारा ही रचित है और उनकी ही पंक्तियों से यहाँ पे कि एक तरीके से प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायक के नायिका के घर पधारने की बात व्यक्त करते हुए कही है कि नायिका के आने में विलंब होने का कारण नायिका का मन खंडित होने लगता है और वो अपना मन बहलाने के लिए एक बाग में भ्रमण करने चली जाती है, जहाँ ये दोहा उसकी सखी नायिका से कहती है। बिहारी इस दोहे को इस तरीके से विव्यंजित करते हैं कि पहला अर्थ भोली नायिका के संदर्भ में, दूसरा अर्थ माली के संदर्भ में। प्रत्यक्ष रूप से इस दोहे में नायिका की सखी द्वारा माली को वाटिका सींचने की सलाह दी जा रही है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से सखी या कथन नायिका से कह रही है कि हे सखी तू क्यों ना बड़ी हो गई हो, तूने क्यों ना यौवनावस्था को प्राप्त कर लिया हो, किंतु अभी भी तू भोली है, नादान है। तेरे मन में जो नायक के आगमन के विलंब के कारण रुष्टता हो रही है, क्योंकि एक तरीके से मन में कहीं न कहीं उसके प्रति नाराजगी व्यक्त हो गई थी सुन के। तो वही कह रही जो रुष्टता व्यक्त हो रही उस पर संयम रख और नायक के आने की प्रतीक्षा कर, वह अवश्य आएगा और तेरी मिलन की कामना भी पूरी होगी, किंतु नायक का प्रेम पाने के लिए तुझे उसके प्रति सहृदय यानी जो प्रेम ये जो आपका मन है उसको सहृदय रखना होगा, प्रेम पूर्ण मित्रता भी मन से रखनी होगी, सरस व्यवहार रखना होगा। प्रत्यक्ष रूप से सखी या कथन माली से कह रही है कि अगर तुमने अपने बगीचे को जल से नहीं सींचा तो कठोर धूप के कारण उसमें सुंदर फूल नहीं आएगा, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये कथन नायिका को कहा जा रहा है कि यदि तूने नायक के हृदय को प्रेम के जल से या भाव से नहीं सींचा तो तेरा यह रोज का व्यवहार नायक के हृदय में तेरे प्रेम रूपी पुष्प को कठोरता से सूख देगा और तेरी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं
यहाँ पे दोहे में श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। श्रृंगार और संयोग के लिए एक तत्परता दिखाई जा रही है। और यहाँ पे दोहा गुणोक्ति अलंकार का सुंदर एग्जाम्पल है। यहाँ दो अश्लिष्ट अर्थ लिए हैं, क्योंकि डायरेक्टली एक तरीके से माली से कहा जा रहा है, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो जो कहा जा रहा है वो नायिका से कहा जा रहा है। बिहारी के लिए प्रयुक्त होने वाली गागर में सागर की युक्ति यहाँ पूर्णता उचित लगती है कि किस तरीके से उनको कहना है। यहाँ से तो प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष का अच्छा खासा संयोजन करके अपनी बातों के यहाँ पे सबके समक्ष उन्होंने रख दिया है। कहते हैं आजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग नाक बास बेसरी लहो बस ही मुक्तुन के संग। प्रस्तुत दोहा जो कि महाकवि बिहारी लाल जी द्वारा प्रस्तुत है। तरियोना अर्थात कर्णाभूषण निरंतर कान का सेवन करने पर भी आज तक तरियोना ही रहा। भाव ये कि कानों में पीछे ही पड़ा रहा, आगे नहीं जा सका। नाक आगे और कान पीछे, किंतु बेसरी अर्थात नाक का आभूषण जिसमें मोती लटकता रहता है, उसके मोतियों के साथ रहने से नाक का पद अर्थात कान की अपेक्षा अधिक उच्च पद प्राप्त कर लेता है। दोहे के यहाँ पे एक नहीं दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ की सौंदर्य उपादानों के संदर्भ में जो भी चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं, और दूसरा सत्संग की महिमा के बारे में। तो यहाँ पे एक बात नहीं की गई है जैसे इसके पहले वाले पद में कहा गया था। तो यहाँ पे दूसरा अगर चीज है सत्संग के लिए, तो पहला है कि सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो प्रयोग में लाया जा रहा है, तो सौंदर्य प्रसाधन दो, तो सौंदर्य प्रसाधन प्लस सत्संग। पहले अर्थ में कभी कह रहे हैं कि तरियोना यानी कर्णाभूषण, कान का जो आभूषण होता है, कानों की सेवा करता हुआ आज तक अपनी स्थिति में पड़ा हुआ है, अर्थात अमुख्य स्थान पर पीछे की ओर पड़ा है। जबकि बेसर जो नाक का आभूषण होता है, तो यानी एक चीज हो गया तरियोना, यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है बेसरी, और एक प्रयोग हुआ तरियोना। अब ये दोनों का प्रयोग अगर देखें तो तरियोना जो है ये कर्णाभूषण के लिए प्रयोग हुआ है, कान के आभूषण के लिए, और जो ये बेसरी है इसका प्रयोग क्या हुआ है, ये नाक के आभूषण के लिए हुआ है। अब इन दोनों चीजों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि कानों की सेवा करता हो तो पीछे ही रह गया, अमुख्य स्थान पे, यानी मुख्य तो है नहीं लेकिन नाक का स्थान देखिए। जबकि बेसन नाक का आभूषण मोती का साथ प्राप्त करके नासिका ने मुख्य स्थान पर विराजमान है। तो इस दोहे का दूसरा अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि निरंतर श्रुति अर्थात वेदों का सेवन करने वाला मनुष्य भी बिना तरे ही रह गया, जबकि महाअधम प्राणी भी बेसरी भी मुक्त यानी मोतियों या मुक्त पुरुष के अर्थ में है कि संग पाकर स्वर्ग में निवास पा गया। यानी शब्दों की संगत राशि में बिहारी का कोई जवाब नहीं, यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने संगत के बारे में बताया है। और यहाँ पे एक चीज देखिए कि आज तरियोना के साथ जो उन्होंने बेसरी का प्रयोग, मतलब एक एक उपमानों को किस तरीके से प्रयोग में लिया है कि शब्दों को चुनकर कौन सा कब कहाँ शब्द बैठाना है, और किस तरीके से जैसे एक ही चीज को श्लेष अलंकारों का अच्छा यूज देखने को मिलता है कि दोहे में तरियोना श्रुति नाकक व बेसरी, तो एक साथ सभी को साध लिया है। श्रुति सेवक में छेकानुप्रास अत्यानुप्रास इन सभी की भी छटाई एक साथ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से देखिए कि कवि ने किस तरीके से अपने जो हाव भाव थे नायिका को लेकर, उनकी चेष्टाओं को लेकर, और किस तरीके से उन्होंने बयां किया है। तो करीबन ये 20 पद तक तो यहाँ तक समाप्त हो गए हैं। होपफुली ये सेशन आपको बहुत ही यूजफुल लग रहा हो, और मेरी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से चीजों को सीखें, और जो भी प्रतिक्रिया रहे तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। इवन अगर आपको टेलीग्राम का मतलब आईडी नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से कनेक्ट होके कंटेंट लेंगे, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं वहाँ पे पिन कर दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। एंड होपफुली दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।